किताबों के पन्नों में दबी महाभारत एक ऐसे भीषण युद्ध की दास्तान है जिसमें अपनों ने ही अपनों के खिलाफ हथियार उठाए हैं। मैं तुम जैसा भगोड़ा योद्धा नहीं हूँ। महाभारत की इस कहानी में खून के रिश्तों से जुड़े किरदार सत्य के लिए लड़ते तो कहीं सत्ता के लिए जीते और मरते नजर आते हैं। सत्ता की बिसात पर रिश्तों के धागों से बुनी हुई महाभारत की ये कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही है, जिसमें सत्ता के लिए जंग और रिश्तों का मार्मिक अंत दर्ज है। कायर हो, कायर, कायर मैं नहीं, तुम हो तुम। कहते हैं महाभारत की ये जंग युधिष्ठिर ने अपने 4 भाइयों के साथ मिलकर 100 कौरवों के साथ लड़ी थी। महाभारत की ये जंग हस्तिनापुर में लड़ी गई थी, जो आज के हरियाणा में मौजूद है। लेकिन हरियाणा से करीब 1500 किलोमीटर दूर लड़ी जा रही है आज की महाभारत। यूं तो पुणे की इस महाभारत के किरदार अलग है, इस जंग का स्वरूप भी अलग है, लेकिन FTII की इस जंग के चक्रव्यूह में फंस गए हैं वो चौहान जिन्होंने कभी टीवी की महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाया था। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान में छिड़ी इस महाभारत में छात्र और गजेंद्र चौहान आमने सामने खड़े हैं, तो वहीं इनसे अलग राजनीतिक दलों के नेता भी मैदान में ठोक रहे हैं अपनी ताल। कहा जाता है कि महाभारत की जंग तीर, तलवार और गदा जैसे हथियारों से लड़ी गई थी, लेकिन FTII की ये जंग कलम, कैमरों और माइक्रोफोन के सहारे लड़ी जा रही है। जिस तरह महाभारत में पूरी सृष्टि का विनाश कर देने वाले हथियार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हुआ था, ठीक उसी तरह FTII की इस महाभारत में हड़ताल बन गई है एक ब्रह्मास्त्र। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे महाभारत सीरियल के युधिष्ठिर की जिंदगी के अफसाने। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे C ग्रेड फिल्मों से निकलकर गजेंद्र चौहान ने प्रीमियर फिल्म इंस्टीट्यूट पर साधे निशाने, और साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि गजेंद्र चौहान पर क्यों हो रहे हैं चौतरफा हमले और क्यों साधे जा रहे हैं उन पर निशाने। ओपनली आपको अपोज किया जा रहा है, आपकी खिल्ली मचाई जा रही है, आपका जुलूस निकाला जा रहा है, तो इस बीच में मेरे ख्याल में आपको अपने आप ही वॉलंटरली रिजाइन कर देना चाहिए। I think then he should listen to the students. लाइट, कैमरा और एक्शन। जिन छात्रों के हाथों में कैमरा, स्क्रिप्ट और जुबान पर डायलॉग होनी चाहिए, उन छात्रों के हाथ में इस तरह की तख्तियां हैं और जुबान पर कुछ इस तरह के बोल हैं। एक महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पुणे के इस मशहूर फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान में छिड़ी महाभारत थम नहीं रही है, और इसके केंद्र में है टीवी सीरियल महाभारत के सबसे चर्चित पात्रों में से एक युधिष्ठिर यानी गजेंद्र चौहान। ब्राह्मणत्व का प्रमाण तो निस्संदेह चरित्र ही है। अच्छे चरित्र वाला शूद्र उस ब्राह्मण से अच्छा है जो जन्म से तो ब्राह्मण हो और शास्त्रों का ज्ञान रखता हो। यूं तो गजेंद्र चौहान ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल में काम किया है, लेकिन 80 के दशक में महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाकर वो सबसे ज्यादा चर्चित हुए थे, और करीब 25 साल बाद एक बार फिर वो देश भर में चर्चा के केंद्र में हैं। दरअसल पिछले महीने 9 जून को उन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, लेकिन इस नियुक्ति के साथ ही उनको लेकर विवाद भी शुरू हो गया। FTII के छात्र जहां गजेंद्र चौहान को संस्थान का चेयरमैन बनाने का विरोध कर रहे हैं, वहीं बॉलीवुड की कई हस्तियों ने भी उनकी नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं।
Because the students have made our industry what the industry is, most of them. मुझे लगता है चेयरमैन एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको वर्ल्ड सिनेमा के बारे में, हिंदुस्तानी सिनेमा के बारे में, पढ़ाई के बारे में, जिसका बॉडी ऑफ वर्क ऐसा हो जो उस लायक हो। केंद्र सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को चलाने वाली गवर्निंग काउंसिल और उसके चेयरमैन को नॉमिनेट करता है। बताया जाता है कि इस बार गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष पद के लिए अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, गीतकार गुलजार जैसे नाम भी लिस्ट में शामिल किए गए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने महाभारत सीरियल के युधिष्ठिर यानी गजेंद्र चौहान को इस पद के लिए चुना है। मीडिया में आई इस रिपोर्ट पर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा, यदि अमिताभ रजनीकांत FTII चलाना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब नाम शॉर्टलिस्ट किए गए तो ये ध्यान रखा गया कि इस पद पर चुना जाने वाला व्यक्ति संस्थान को पूरा समय दे सके। चौहान इसमें ज्यादा फिट थे। रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और गुलजार के अलावा निर्देशक श्याम बेनेगल, अनुपम खेर और फिल्म निर्देशक अदूर गोपाल कृष्णन के नाम पर भी विचार किया गया था, लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गजेंद्र चौहान को इन सभी में सबसे काबिल उम्मीदवार माना। क्या ये मापदंड होने के लिए कि आपके पास में टाइम होना चाहिए, तो वहां के चपरासी के पास में बहुत टाइम है, उसको क्यों नहीं वहां पर जो है उस स्थिति पर बिठाया गया? कोई अपोजिशन लोग जो मेरा विरोध करते हो कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पे, वो उनका ये मंशा हो सकती है कि गजेंद्र चौहान इस जगह पे ना पहुंचे। और आपने जैसे कहा कि मुझसे बेहतर तो आदमी तभी जाना जाता है जब उसका काम देखा जाता है। मेरा काम देखा जाए तब ये फैसला किया जाए कि कौन बेहतर है। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आप इस बात को लेकर कह रहे हैं कि नाम बड़ा हो, तो क्या छोटे आदमी को बड़ा बनने का अधिकार नहीं है? अगर मुझे वो छोटा समझ रहे हैं या मैं छोटा हूँ तो मुझे इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मैं बड़ा मानने का मादा रखता हूँ। मुझे अपने काम पे भरोसा है, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता हूँ, परिणाम देता हूँ, और ये मैंने कई बार अपनी जिंदगी में कई स्तर पे प्रूव भी किया है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के टॉप 10 संस्थानों में शुमार किया जाता है। इस संस्थान की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संजय लीला भंसाली, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, सुभाष घई और फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी जैसे न जाने कितने लोगों ने यहां से ट्रेनिंग लेकर बॉलीवुड की दुनिया में ऊंचा मकाम हासिल किया है। ऑस्कर अवार्ड विजेता साउंड रिकॉर्डिस्ट रसूल पुकुट्टी जैसी हस्तियों को प्रशिक्षण देने वाले इस संस्थान में गिरीश कर्नाड, मृणाल सेन, श्याम बेनेगल, सईद अख्तर मिर्जा और UR अनंत मूर्ति जैसे सिनेमा जगत के दिग्गज इस FTII के चेयरमैन रह चुके हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब चुने गए चेयरमैन की सिनेमाई समझ को लेकर ही तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यही नहीं, गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के विरोध में 10 नेशनल अवार्ड विजेता असमी निर्देशक जानू बरुआ, सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवान और अभिनेत्री पल्लवी जोशी जैसे FTII सोसाइटी के सदस्य जहां अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, वहीं संस्थान के करीब 400 स्टूडेंट्स उनकी नियुक्ति को लेकर पिछले 1 महीने से हड़ताल कर रहे हैं। में सीधा हम लोग ने ये की पॉइंट रखा है कि ठीक है, एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रूलिंग गवर्नमेंट है और रूलिंग गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री इसको सेलेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली वो पहले भी ऐसा लोग था, उनको कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल अफिलिएशन तो होता ही है, बट ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि डायरेक्टली एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये कांग्रेस का आदमी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये BJP का आदमी है सिर्फ इसलिए स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं। एक्चुअली ये मैसेज है ना, ईजिली ये हमारा स्ट्रगल को ईजिली डाउन कर जाता है। लाइक नहीं, ये सिंपल बात नहीं है सिर्फ जस्ट बिकॉज ये BJP का लीडर है इसलिए स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं। हमारा बॉडी तो पॉलिटिकली अनबायस्ड है। FTII के चेयरमैन पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध छात्र ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की कई हस्तियों के अलावा राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। गजेंद्र चौहान के ऐसे विरोध की वजह और उसकी जन्म कुंडली की भी हम आगे करेंगे पड़ताल,
लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि आखिर क्यों हो रहा है गजेंद्र का इतना विरोध। एफटीआईआई के मौजूदा और पूर्व छात्रों का विरोध इस बात को लेकर है कि गजेंद्र चौहान फिल्मी दुनिया की कोई बड़ी हस्ती नहीं है। उनका करियर प्रोफाइल बेहतर नहीं है क्योंकि वो फिल्मों में छोटा मोटा रोल ही करते रहे हैं। विरोध की एक वजह यह भी है कि गुलजार, अदूर गोपालकृष्णन और श्याम बेनेगल जैसे वरिष्ठ लोगों को नजरअंदाज कर चेयरमैन पद पर उनकी नियुक्ति की गई है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि बीजेपी का सदस्य होने की वजह से गजेंद्र चौहान को इतना अहम पद दे दिया गया है। जहाँ का एक हिस्ट्री देखा जाएगा तो आप मृणाल सेन से लेके ऋतिक घटक उनके पीछे जा सकते हैं, और गिरीश कर्नाड, उसके बाद सईद अख्तर मिर्ज़ा, ऐसे लोग इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन रहे हैं। UR अनंतमूर्ति हो गए। तो ये जो उनका लेगेसी है, ये मतलब एक चेयरमैन होने का एक अगर देखा जाए तो अनरिटन एक संकेत बन गया था कि एक ऐसा बंदा जो इंस्टीट्यूट का पास आउट हो या फिर इंस्टीट्यूट से कोई एक उनका एसोसिएशन हो। किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति होने के बाद उसकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, उसकी क्षमताएं देखनी चाहिए, उसकी सर्विस देखनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी देखनी चाहिए। और आपने डिसाइड कर दिया कि एक व्यक्ति जो है उसमें ये पद संभालने की काबिलियत नहीं है, ये गलत है। मेरी काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह लगाना ही गलत बात है, क्योंकि ना तो मुझे वो लोग जानते हैं, सिर्फ मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने ये सब पढ़ा है। तो मुझे लगता है ये प्रश्न चिन्ह जो है वो गलत है। तो मैं इस प्रदर्शन का ही विरोध करता हूँ। हमारी सीधी और सादी मांग है कि ऐसा व्यक्ति यहाँ नियुक्त किया जाए एज अ चेयरपर्सन, जो कि इस जगह से जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे रहा हुआ हो, उसको इस जगह की चीज़ों के बारे में पता हो और इस जगह को अच्छी तरह से चला सके। बस इससे ज़्यादा हमारी मांग नहीं है। The Ministry of Information and Broadcasting has decided on certain aspects to put me there. So there may be so many people from BJP who must be working with BJP and must be attached to film industry also. But out of the lot, I have been selected to do this job. So there must be many reasons for that. It's not the only reason that I belong to BJP and I've been put there. I've been working with BJP for so long. FTII के इस पूरे विवाद की जड़ में दरअसल वो कनेक्शन है जो गजेंद्र चौहान का बीजेपी के साथ साल 2004 में जुड़ा था। लेकिन गजेंद्र चौहान के इस राजनीतिक कनेक्शन की कहानी से पहले देख लीजिए बॉलीवुड से उनके कनेक्शन की ये कहानी। एक नजर इधर भी देखो फरीदाबाद वासियों, कि आपके जगराते की खुशी में हम आपको प्रणाम करते हैं। जोरदार तालियां। अभिनेता गजेंद्र चौहान ने साल 1985 में फिल्म मैं चुप नहीं रहूंगी से बॉलीवुड के दरवाजे पर पहली बार दस्तक दी थी। 34 साल के अपने फिल्मी सफर में वो 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। नेकलेस लाए हो? ये हीरो का नेकलेस है डार्लिंग। इसे अपने सुंदर गले में पहनकर इस नेकलेस की शोभा बढ़ा दो। अभिनेता गजेंद्र चौहान ने यूं तो फिल्मी दुनिया में एक लंबी पारी खेली है, लेकिन उनके खाते में एक भी बड़ी फिल्म दर्ज नहीं है। उन्होंने ज्यादातर सी ग्रेड फिल्मों में ही काम किया है। फिल्म रूपा रानी रामकली, खुली खिड़की, पुलिस स्टेशन, भयानक पंजा और जंगल लव जैसी सी ग्रेड फिल्मों में काम करके गजेंद्र चौहान को बॉलीवुड में कुछ बड़ी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। लेकिन बावजूद इसके उनकी किस्मत का सितारा कभी चमक नहीं सका और इसीलिए वो फिल्मों में छोटे मोटे रोल ही करते नजर आए। अंदर चलते और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। अरे भाई साहब, आपसे हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें गाड़ी खरीदनी नहीं है, नहीं खरीद सकते हम ये गाड़ी। अरे सर, आज के जमाने में कार कौन सी बड़ी चीज है? आपने सोचा और कार की चाबी आपकी जेब में। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं, मेरे नाम भी कई रिकॉर्ड्स फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से मैक्सिमम माइथोलॉजिकल सीरियल्स मैंने फिल्म इंडस्ट्री में किया, या टेलीविजन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा माइथोलॉजिकल सीरियल्स मेरे नाम है, या सबसे ज्यादा पायलट शूट करने का रिकॉर्ड भी मेरे नाम है, या सबसे ज्यादा एपिसोड्स करने का भी रिकॉर्ड। आज एक सीरियल था, आज से 5 साल पहले, करीब वो 5 साल तक इंडियन टेलीविजन पे चला
और उसके 817 एपिसोड एक वक्त मैंने किए। सीरियल का नाम अपराजिता, जो दूरदर्शन पे नंबर 1 रहा। वो चला, काफी चला, उसमें मेन रोल मेरा था और उस वक्त 817 एपिसोड मेरे नाम थे। अब तो खैर दूसरे लंबे सीरियल बनने लगे, लेकिन एक वक्त मैंने ये भी रिकॉर्ड कायम किया था। फिल्मों के अलावा गजेंद्र चौहान ने 600 से ज्यादा टीवी सीरियल में भी काम किया है, लेकिन आज भी उन्हें युधिष्ठिर के उस किरदार के लिए ही पहचाना जाता है जिसे उन्होंने महाभारत सीरियल में निभाया था। 1988 में दूरदर्शन पर आने वाले B.R. चोपड़ा के इस मशहूर सीरियल ने उस वक्त बॉलीवुड के कई कलाकारों की किस्मत बदल कर रख दी थी, जिनमें धर्मराज युधिष्ठिर की भूमिका निभाने वाले गजेंद्र चौहान भी शामिल थे। ठहरो, जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। आप कृपया मुझे ये बताइए कि आप रुद्र, वसु अथवा मरुत आदि प्रधान देवताओं में से कौन हैं? देखिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली कलाकारों में से मानता हूं, क्योंकि कलाकार सारी जिंदगी अपनी एक इमेज के लिए अपने आप को तलाशता रहता है और मेरे कैरियर की शुरुआत में मुझे एक इमेज मिली, तो मैं समझता हूं मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। वो इमेज आज तक मेरे लिए काम कर रही है, क्योंकि हर एंगल से एक मेरी आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से मेरी पहचान बनाती है। प्लस मैं कह सकता हूं कि कलाकार जो होते हैं वो कई उनका अपना एक नाम होता है। एक नाम के कई लोग इस देश में हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से युधिष्ठिर शायद एक यूनिक चीज है और वो मुझे करने के लिए मिला, तो मैं आपको सौभाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन कलाकार सारी जिंदगी नहीं पा पाता है और मुझे मेरे कैरियर की शुरुआत में जगराते की खुशी में हम आपको प्रणाम करते हैं। 90 के दशक के उस दौर में महाभारत सीरियल के कलाकार बेहद मशहूर हुए थे। यही वजह है कि गजेंद्र चौहान को भी देश दुनिया में एक नई पहचान भी मिली थी और युधिष्ठिर के किरदार की उनकी वही पहचान आज तक कायम भी है। खास बात यह है कि जिन दिनों टीवी के पर्दे पर गजेंद्र चौहान शोहरत का आसमान चूम रहे थे, उन्हीं दिनों उनकी जिंदगी में मोहब्बत भी परवान चढ़ रही थी। और थर्ड मीटिंग में इन्होंने मुझे चॉकलेट दिया था। हाँ, चॉकलेट दिया था। चॉकलेट खाए थे और चॉकलेट का इंस्टेंट मतलब कहने की बजाय मैंने वो सिंबॉलिक दे दिया था, जिसमें अमूल चॉकलेट होता है, आई लव यू। ये प्रपोजल था। मैंने वो बहुत संभाल के रखा था, अभी भी है मेरे पास। उसका रैपर आपके पास अभी भी संभाल के रखा हुआ है। गजेंद्र चौहान की पत्नी हबीबा रहमान एक डांस डायरेक्टर रही हैं, लेकिन दिल्ली के रहने वाले गजेंद्र IAS अधिकारी बनना चाहते थे। पैरामेडिकल और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी भी की थी, लेकिन जब IAS बनने का उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सका तो उन्होंने एक्टर बनने के लिए मुंबई की राह पकड़ ली थी। 90 के दशक की शुरुआत में गजेंद्र चौहान जब मुंबई के रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल में अभिनय करने की ट्रेनिंग ले रहे थे, तब उनके साथ इसी इंस्टीट्यूट में अभिनेता गोविंदा, चंकी पांडे और गुलशन ग्रोवर भी अभिनय के गुर सीख रहे थे। बॉलीवुड में संघर्ष के उन दिनों में ही गजेंद्र चौहान की अपनी पत्नी हबीबा रहमान से पहली बार मुलाकात भी हुई। खास बात यह है कि हबीबा और गजेंद्र की ये मुलाकात बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुई थी। हम दोनों पहली बार एक फ्लाइट में मिले थे, बॉम्बे से दिल्ली जाती हुई फ्लाइट में, और दोनों का सीट को लेके बहुत झगड़ा हुआ था। A और B वो दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस एक्चुअली व्हेन वी लुक्ड एट ईच अदर, कि दोनों ने एक दूसरे को देखा, बट देयर वाज नो लव एट दैट टाइम, इट वाज जस्ट ए कोइंसिडेंस। गजेंद्र चौहान और हबीबा रहमान की ये लव स्टोरी भी एक मायने में अनूठी ही कही जाएगी, क्योंकि बरसों पहले पेशा, रंग रूप और मजहब अलग होने के बावजूद इन दोनों ने जीवन भर साथ चलने का फैसला कर लिया था। हालांकि जिंदगी भर साथ निभाने का ये वादा निभाना इतना आसान भी नहीं था। यही वजह है
कि अपनी जिंदगी में हर कदम पर गजेंद्र और हबीबा को एक दूसरे के मजहब और रंग रूप को लेकर दुनिया के तानों का सामना भी करना पड़ा। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। संवादों में ये कहना कि हिंदू का खून और मुस्लिम का खून एक है, ये बड़ा आसान है, लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल है। आज भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन धर्म के बीच की जो दीवार है उसको गिराने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग चाहिए। हमने ये फैसला किया था कि व्हाट मे कम, वी हैव टू स्टे टुगेदर, वी हैव टू लिव टुगेदर एंड वी हैव टू गिव एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण पेश करना है दुनिया के लिए कि इस तरह के लोग भी एक साथ चल सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स में और मेरी फैमिली में भी ये था कि ये बड़ा खूबसूरत लड़का है। हालांकि उस वक्त मैं भी जवानी के दौर पे थी, नमकीन थी, मेरे भी बहुत आगे पीछे लोग थे, लेकिन ये था कि शादी अगर कर रही हूँ तो हो सकता 6 महीने में पैकअप हो जाएगा, शूटिंग लैंग्वेज में, यानी ख़त्म हो जाएगा रिश्ता। ये था कि ये लड़का हबीबा को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे देगा, लेकिन यही डर था कि ये खूबसूरत लड़का है कहीं छोड़ ना दे। दुनिया के तानों से तो चाहे खूबसूरत लड़की हो या बदसूरत लड़का हो, कोई बच नहीं पाता। साल 1988 का ये वो वक्त था जब गजेंद्र चौहान बॉलीवुड में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हबीबा रहमान डांस डायरेक्शन की फील्ड में नाम कमा चुकी थी। हवाई जहाज में हुई उनकी पहली मुलाकात के बाद उस दौरान उनके बीच इत्तफाकन मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हुआ और 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार 22 जुलाई 1988 को गजेंद्र चौहान ने हबीबा रहमान के साथ ब्याह रचा लिया था। समाज अपना काम करता रहा, हम अपना काम करते रहे। इसमें मैं कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ताकत दी। जिस दिन पहली बार मैं हबीबा को अपने पेरेंट्स से मिलाने गया तो मैंने ये डिसाइड किया था कि वहाँ पे सिर्फ 4 लोग होंगे, मेरे मम्मी पापा और हम दोनों, और जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। फैसला तो हम लोग कर ही चुके थे, लेकिन उनकी मंजूरी चाहिए थी। तो मेरे फादर ने एक बात बहुत खूबसूरत कही थी, इसको कहा था कि बेटा इस घर में शादी करके आ रही हो, जनाजा यहीं से निकलना चाहिए। ये राजपूत घराने के और मैं सैयद घराने की, बहुत ऊंचे लेवल के मुस्लिम, ये बहुत ऊंचे लेवल के हिंदू, यानी एकदम रॉयल टू रॉयल फाइट थी। लेकिन ये था, आप यकीन करें मेरी माँ अब इस वक्त ज़िंदा नहीं है, मेरे मम्मी डैडी इनकी मेहनत से बहुत खुश होते थे और इनके एक लफ्ज़ था कि कभी हबीबा मुझे मालूम ना पड़े कि तुमने मुझे सपोर्ट किया है। हबीबा और गजेंद्र की शादी को 27 साल गुजर चुके हैं। एक दूसरे का साथ हर हाल में निभाने का उनका वादा आज भी कायम है। लेकिन इनकी इस प्रेम कहानी का एक पहलू ये भी है कि उनके बेटे को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए भी उनको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। मैंने उसके स्कूल में जब फॉर्म भरा था तो उसके जो रिलीजन था उसमें ह्यूमैनिटी भरा था मैंने, तो प्रिंसिपल ने ऑब्जेक्शन किया था कि इस बेस पे हम एडमिशन नहीं दे सकते। तो मैंने कहा मैं कोर्ट जाऊंगा, लेकिन आपको एडमिशन इसी बेस पे देना पड़ेगा। क्या ये जरूरी है कि हम एक बच्चे को जो ना समझ है अभी धर्म के विषय में, उसको ये सिखाएं कि अब तुम कौन से धर्म के हो? क्या ये बीज उसी वक्त बो दिया जाए उसके दिमाग में? मोहब्बत के मैदान में लंबी पारी खेलने वाले गजेंद्र चौहान ने बॉलीवुड में भी लंबी पारी खेली है। भले ही फिल्म दुनिया में गजेंद्र चौहान कोई अहम स्थान हासिल नहीं कर पाए हों, लेकिन बॉलीवुड में लंबे समय तक टिके रहने में वो जरूर कामयाब हुए हैं। बॉलीवुड से जुड़ी संस्था सिने टीवी एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन से भी वे लंबे वक्त तक जुड़े रहे हैं और इस आधार पर FTII के चेयरमैन के पद पर अपनी नियुक्ति को भी वो जायज ठहरा रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो मैंने मुंबई की जो सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन है उसमें 20 साल गुजारे हैं अपनी ज़िंदगी के, और मैं लास्ट प्रेसिडेंट भी था मैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत सारा, मुझे फिल्म इंडस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सारा अनुभव है। तो मैं उस सारे अनुभव को लेकर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट को जो है एक नया रूप देने की कोशिश करूंगा, और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी बातें हैं,
वो एक आदमी से मिले बगैर आप प्रोटेस्ट शुरू कर दें, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। यहाँ पे जो FTI इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट है, फिल्म इंस्टीट्यूट, यहाँ पे अगर कोई बीजेपी और RSS के लोग आप यहाँ पे लाएंगे नियामक मंडल के ऊपर, तो ये इंस्टीट्यूट है कि यह भाजपा का RSS का ये संघ इधर खुला है अपने हर जगह पे। मोदी सरकार अगर ये कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो, कोई संस्था में उनके RSS के लोग डाल रहे, ये यहाँ पे कौन चाहिए? यहाँ पे जो स्टूडेंट सीखने आए उनको आप मोदी का चेहरा दिखा रहे हैं क्या अभी आप सब लोग? इसके लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप ये सब गजेंद्र चौहान जो RSS के और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इनको हटाओ और यहाँ पे जो सच्चा फिल्म दुनिया में काम कर रहा है, इतने आर्टिस्ट है, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट है, उनको आप लो यहाँ पे। गिरीश जी कर्नाड है और वो उनके जैसे जो लोग थे वो इसके डायरेक्टर रह चुके हैं और उसी परंपरा को भेद देते हुए इन्होंने पार्टी के सदस्य जो आवश्यक नहीं था, पार्टी के सदस्यों को बनाया है और इसके थ्रू वो जो एक सेफरोनिज्म यहाँ पे बढ़ा रहे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो इंट्रूड कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। इसके लिए हम उनको हटाने के लिए, गजेंद्र चौहान को हटाने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। FTII के छात्रों और बॉलीवुड की हस्तियों का गजेंद्र चौहान की नियुक्ति को लेकर ये विरोध किस हद तक जायज है, इस बात की भी पड़ताल हम करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे हुई थी बीजेपी में गजेंद्र चौहान की एंट्री। साल 2004 में गजेंद्र चौहान ने क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू और अभिनेता सुरेश ओबेरॉय के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था। गजेंद्र चौहान बीजेपी के संस्कृति विभाग के राष्ट्रीय कन्वीनर भी रह चुके हैं और वो करीब 12 सालों से पार्टी के लिए चुनावों में स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक लंबा वक्त गुजारने वाले गजेंद्र चौहान को पहली बार बीजेपी की सरकार की तरफ से एक बड़े पद पर बैठाया गया है। लेकिन FTII के चेयरमैन का जो अहम पद उन्हें मिला है, उसके सामने विरोध की ऊंची दीवार भी खड़ी है। जब से ये सरकार आई है, इसने देश की जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं, एकेडमिक, कल्चरल संस्थाएं, उनकी स्वायत्तता का हनन पहले से भी ज्यादा करना शुरू किया है। ये पहली बार नहीं है कि जब हो रहा है, चाहे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च हो, चाहे UGC हो, चाहे NCERT हो, चाहे फिल्म्स डिवीजन हो, चाहे नेशनल म्यूजियम हो, तमाम संस्थाओं पे जिस तरह से बेहतर लोगों को निकाल के जिस किस्म के लोग बैठाए जा रहे हैं, वो सिर्फ राजनीतिकरण नहीं है, वो सिर्फ भगवाकरण नहीं है, वो सीधे सीधे निम्न स्तरीयकरण है, वो डिग्रेडेशन है इस संस्थाओं का। एक संगठन होता है और एक सरकार होती है, तो ये संगठन का फैसला नहीं है मेरे अपॉइंटमेंट का, ये भारत सरकार का फैसला है। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फैसला है कि मुझे वहाँ अपॉइंटमेंट किया जाए। ये ज़रूरी है कि मैं दो चीज़ों से जुड़ा हूँ, मैं एक अभिनेता भी हूँ, कला क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ और पार्टी से भी जुड़ा हूँ। जब सरकारें बदलती हैं तो उन लोगों को जो पार्टी के लिए काम करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी कैपेबिलिटीज़ के आधार पे, उनकी क्षमताओं के आधार पे उनको काम दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई पार्टी नहीं जीतती है तो उन्हें संगठन में काम दिया जाता है, उन्हीं लोगों को जिनमें क्षमताएं होती हैं। अब सरकार बन गई है अपनी, तो हमें हमारे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ काम दिया जाए। तो मैंने ऑप्ट किया कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट मुझे दिया जाए, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है अवेलेबिलिटी की, कि आप जाके वहाँ रहें, काम करें और जो काम होना बाकी है, जो पेंडिंग है, उसको पूरा किया जाए। फिल्म प्रशिक्षण के सबसे बेहतरीन संस्थान फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में की गई थी।
इस संस्थान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहां से प्रशिक्षण लेकर निकले कई लोग फिल्मी दुनिया में ऊंचा मकाम हासिल करते रहे हैं। 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियों ने यहां पढ़ाई की है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ तकनीकी दौड़ में FTII कहीं पीछे भी छूटता चला गया और इसके पीछे साधनों की कमी सबसे बड़ी वजह है। ऐसा बताया जाता है कि FTII के इतने बड़े कैंपस में मात्र 2 स्टूडियो, 2 कैमरों और 1 लेंस किट से ही काम चलाया जा रहा है। फिल्म और टेलीविजन प्रोग्राम की एडिटिंग के लिए भी छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। फिल्म प्रशिक्षण का प्रीमियर संस्थान होने के बावजूद अभी तक यहां पुराने दौर के कैमरे और इक्विपमेंट ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तकनीकी तौर पर अभी तक इसे एनालॉग सिस्टम से डिजिटल सिस्टम में अपग्रेड भी नहीं किया जा सका है। यही वजह है कि छात्र पुरानी तकनीक और सीमित साधनों में ही पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। FTII में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में 132 सीटें हैं, जबकि कैंपस में 400 छात्र मौजूद हैं। संस्थान के करीब आधे छात्र 3 साल के तय वक्त में अपना कोर्स पास करने में नाकाम रहे हैं। जाहिर है कि सिलेबस की खामियों, टीचरों की किल्लत और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से FTII में पढ़ने वाले छात्रों का बैकलॉग बढ़ता चला गया है। लेकिन इन सारी कमियों के बावजूद इस संस्थान की साख पर कभी सवाल खड़ा नहीं हुआ। Which as a GC, which is a council, and उसका एक हेड होते हैं चेयरमैन, एंड एक्चुअली उनका बहुत ज़रूरी होता है FTI जैसा जगह पे जो पॉलिसी लेवल डिसीजंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो भी डिसीजंस होगा ये वो चेयरमैन के हाथ में ही है। सो इन दिस केस वी एज अ कम्युनिटी फेल्ट, इवन आउटसाइड हमारा जो सीनियर्स है, लाइक जो भी अलुमनाई है और बाकी सारे इंडिविजुअल्स आर्टिस्ट, सब लोग फील कर रहे हैं कि FTI जैसा एक जगह पे वो दैट टू अभी तो बहुत सारे ट्रांजिशन फेस भी है, डिजिटल ये सब चल रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस के बीच एक बहुत समझदार आदमी होना चाहिए कि हु अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ दिस प्लेस। पिछले करीब 40 दिनों से FTII के चेयरमैन पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध जारी है। FTII के छात्रों, राजनीतिक दलों के अलावा एक के बाद एक बॉलीवुड की कई हस्तियां भी उनके विरोध में उतरती नजर आई हैं। रणबीर कपूर, ऋषि कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनुपम खेर के अलावा बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान सलमान खान ने भी गजेंद्र चौहान को रेड कार्ड दिखा दिया है। Well, I think then he should listen to the students, because the students have made our industry what the industry is, most of them. मैं समय हूं, मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती है। कहते हैं कि जब समय का पहिया घूमता है तो किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा वक्त आता है। लेकिन लगता है इन दिनों महाभारत के चर्चित किरदार युधिष्ठिर यानी गजेंद्र चौहान के लिए समय अच्छा और बुरा एक ही वक्त में आ गया है।